चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। मैंने 23 से डिस्कस कर लिया था। 24 जरा देखिए सर। उसने कहा टू डाइस को सर हमने रोल किया और सम जो नंबर पे है वो नोट किया और कंसीडर कर रहे हैं सर हम इन सभी इवेंट्स को। ए है कि सम जो है सर ग्रेटर देन 6 है। दूसरा कह रहा है सम इज मल्टीपल ऑफ 4 है, सम इज लेस देन 5 है, सम इज ग्रेटर देन 10। ठीक है जी। तो जरा ध्यान दीजिए सर, अगर दो डाई को अगर हम रोल करते हैं तो मिनिमम 1 + 1 यानी 2 आएगा सम, और मैक्सिमम 6 + 6 12 आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए जी। तो जैसे अब उसने कहा सम इज ग्रेटर देन 6, तो सम 6 से ग्रेटर देन क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए सर। तो मैंने कहा सर सम से 6 से ग्रेटर देन जो हमें देखने को मिल सकता है सर, वो देखने को मिल सकता है सर 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो और 12 हो। इज दैट क्लियर? तो जरा इसको बनाने का पैटर्न का तरीका जरा समझने की कोशिश करिए, जो मैं बताना जा रहा हूँ आपको। मैंने कहा सम 7 है, तो हमें बनाने का तरीका क्या होगा सर, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6, पहली डाई पे सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6, बाकी को बैलेंसिंग कर दिया। यानी 7 है तो 1 6 होना चाहिए, 2 5 होना चाहिए, 3 4 4 3 5 2 6 1। ठीक है जी। अब दूसरी उसने कहा 8। अगर मैं पहली डाई पे 1 से स्टार्ट करता हूं तो 7 तो सर होता ही नहीं ना दूसरी डाई पे। इसलिए सर कहां से शुरू हो गया, 2 3 4 5 6, दूसरी डाई पे बैलेंसिंग। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे कोई रह तो नहीं गया फिर। ठीक। फिर इसने कहा 9, तो हाईएस्ट 6 है तो कितना होगा, 3 4 5 6, अगला वाला बैलेंसिंग। 10 है तो 4 5 6, नेक्स्ट वाला बैलेंसिंग, 5 6 बैलेंसिंग 6 6। तो ये तरीका बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ आपको कि जो हमें फॉलो करनी है। इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा और हमारे को इस बात की हलचल नहीं होगी यार कोई पेड़ हमारे से छूट तो नहीं गया। अगर जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए 7 कहा, और अगर आप इस तरह से बनाना शुरू करते हो कि सम 7, तो आपने कहा सर 4 3, हाँ यार इसका उल्टा भी तो हो सकता है 3 4 5 2, हाँ इसका उल्टा भी तो हो सकता है 2 5 3 4 5 6 6 1, इसका उल्टा भी हो सकता है 1 6। हाँ यार समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, लगाना टाइम फालतू, और उसके करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि छुप कोई पेड़ है तो नहीं गया। तो इसलिए अगर आप इस टेक्निक से चलोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि हाँ कोई पेड़ छुप गया और टाइम बचेगा। तरीका समझ में आया? तो अब ये जितने भी सारे क्वेश्चन में उसने सारी चीजें आपसे मांगी हैं, वो सारी चीजें निकाल दीजिए पहले। ठीक है जी, ये सारी चीजें निकाल दीजिए इस प्रकार से। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, जब दो इवेंट्स में कोई कॉमन नहीं है, तो जिन में दो इवेंट्स में कोई कॉमन नहीं है उसे बता दीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे क्वेश्चन में 25 है, मैंने कहा एक कॉइन टॉस थ्राइस, तो मैंने आपसे कहा भैया लिखने को मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे बुक में, लेकिन मैंने क्या कहा, नहीं भैया लिखने का तरीका आप ये वाला रखिए कि तीनों बार हेड, फिर एक तीसरा टेल इंसर्ट, हेड हेड टेल, फिर दो टेल इंसर्ट, टेल टेल, फिर तीनों टेल। ये समझाया सर मैंने आपको। अब ये आगे पीछे नहीं हो सकता, वो आगे पीछे नहीं हो सकता, ये आगे पीछे हो सकता है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो आगे पीछे परमुटेशन बदल के बना दीजिए इसको। इस तरह से इसको सैंपल से इसको बनाने से फायदा क्या होगा वो जरा देखिए। जैसे इसने कहा एग्जैक्टली 1 टेल, तो सर यहाँ पे 1 टेल आपको एकदम से सीक्वेंस वाइज देखने को मिलेगा, जो आपको इस तरह से में नहीं मिलेगा, ये समझा रहा। उसने कहा सर एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 हेड, तो आपको 2 टेल्स या 2 हेड्स एग्जैक्टली एक बार में ऐसे देखने को मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस है। तो इसलिए जो मैंने आपको तीसरी टेक्निक, मैंने एक टेक्निक आपको यही बताई थी कार्टेशियन अप्रोच वाली, दूसरी मैंने बुलियन जब अप्रोच बताई थी, तीसरी मैंने आपको ये मेरी अप्रोच बताई थी। तो मेरी पॉजिटिव जो ओपिनियन होगी कि आप मेरी अप्रोच को फॉलो करिए, ये एक बेटर होगा किसी आंसर को निकालने के लिए। ठीक है जी। तो अब ये जितने भी आंसर हैं सारे लिख दीजिए कि जिन दो उसके अंदर कोई कॉमन नहीं होगा दैट विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है जी। अब इसमें सेम ये, अब यहाँ पे सेम ये कहानी है सर। एक कॉइन को थ्राइस जो है रोल किया गया, तो मैंने कहा ये वाला तरीका फॉलो करिए, ये बताया मैंने आपको, ये बनाइए आप। ठीक है जी। उसके बाद जो जो कह रहा है वो इवेंट करते चले जाइए। अब ई यूनियन एफ सेट वाली कहानी है। तो अब आपने ई निकाल लिया, जैसे ई आ गया आपका, एफ ई आ गया, तो अब ई यूनियन एफ में क्या होगा आपका, जो भी इवेंट्स ई में है एफ में, दोनों इवेंट्स आ जाएंगे ई और एफ के, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। जो आपने सेट में पढ़ा था सेम वही कहानी है सर। एक्चुअल में भी कहानी प्रैक्टिस में अपनी सेट की ही करा रहा है, ये समझिए आप। फिर उसने कहा एफ, एफ इंटरसेक्शन जी, तो जो एफ में और जी में जो कॉमन है वो आ जाएंगे सर जी माइनस ई। तो जी में से ई के जो इवेंट है वो हटा दीजिए, जी के सारे इवेंट ले लीजिए लेकिन उसमें से जो ई के इवेंट है वो हटा दीजिए, यानी जी और ई में जो कॉमन है वो हटा दीजिए, ऐसे कर लीजिए चाहे। ठीक है जी। फिर इसने कहा एच नोट, एच नोट, तो आप सैंपल स्पेस में से एच के जो एलिमेंट्स है वो हटा दीजिए, उसके अलावा सारे आ जाएंगे। ठीक है जी।
फिर उसने कहा ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो आप क्या करोगे सर, एफ नॉट कैसे निकलता है, सैंपल स्पेस एफ नॉट आपका निकलेगा, सैंपल स्पेस में से एफ के इवेंट माइनस कर दोगे आप, फिर वो ई और एफ नोट में जो कॉमन है सर वो ले लीजिए। ठीक हो गया जी। इसी तरह से जी यूनियन एच नोट अभी आपने निकाला हुआ है, जी और एच नोट के एलिमेंट सारे प्लस कर दीजिए, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन समझने के लिए सर बेहतरीन, एक्सेलेंट क्वेश्चन सर। लेकिन सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस थोड़ा सा कम। चांसेस क्यों कम है, क्योंकि एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके आंसर अनेक हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन पे। दिखाता हूं कैसे। सर इसमें कहा सर एक कॉइन को टॉस किया गया थ्राइस सर, एक कॉइन को टॉस किया गया थ्राइस सर, आ गया सिंपल स्पेस। अब इसने कहा 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव, 3 इवेंट्स बताना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सर कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ जवाब देगा। अब एक स्टूडेंट जवाब दे रहा है इस पहले वाले का कि 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है जी, तो उसने ए कह दिया सर 3 हेड्स, बी कह दिया सर 2 हेड्स, सी कह दिया उसने सर 1 हेड। अब सर 3 हेड ये हो गया, 2 हेड्स ये हो गया, 1 हेड ये हो गया, इनमें कोई कॉमन नहीं है और नॉट एग्जॉस्टिव, इसके अलावा ये केस बचा हुआ। ये समझाया था सर मैंने, इज दैट क्लियर, यानी म्यूचुअल एक्सेप्टिंग एग्जॉस्टिव। तो ये एक स्टूडेंट ने जवाब दिया। अब यहीं पे दूसरा स्टूडेंट क्या जवाब दे सकता है सर, ए 3 टेल्स, बी 2 टेल्स, सी 1 टेल। इसी पे कोई तीसरा स्टूडेंट कुछ और जवाब दे सकता है, चौथा कुछ और दे सकता है, और सबके आंसर ठीक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन समझने के लिए बहुत बढ़िया है, आगे काम भी आएगा, लेकिन एग्जाम में आए थोड़ी सी संभावना इसलिए कम हो जाती है। चलिए, अब ये पहला केस हो गया। अब वो कह रहा है सर 3 इवन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नाउ एग्जॉस्टिव, 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो। अब सर हमने क्या दिया, एक ने कहा 3 हेड ये हो गया, दूसरे का 2 हेड ये हो गया। अब उसने कहा यहाँ पे इसकी बजाय एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। तो अब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड में तो ये भी आ गया। अब तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा और सारे सैंपल स्पेस कवर हो गया, आया कुछ नहीं। ऐसे ही दूसरा इसमें कुछ और जवाब देगा, तीसरा कुछ और देगा, चौथा कोई और जवाब देगा, लेकिन सारे जवाब ठीक होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या रहा है सर, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। अब 3 हेड और 2 हेड से लीजिए सर, हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 हेड और 2 हेड। ठीक है जी, दोनों में कोई कॉमन नहीं है और अभी तक केस तो बहुत सारे बच गए सर। ठीक हो गया। अगला सर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, लेकिन अब वो कह रहा है 2 इवेंट ऐसे होने चाहिए जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव यानी सैंपल स्पेस भी कवर कर दे। और जो सैंपल स्पेस भी कवर कर दे तो जरा ध्यान दीजिए सर, इसको एक साथ कर देता हूं, इसको एक साथ कर देता हूं, अरे बात सुनिए। तो ये क्या है सर, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे कितना होगा, एटमोस्ट 1 हेड। आगे बात सुनिए सर, क्लियर हो गया। तो 2 इवेंट्स हो गए सर, नाम दे दीजिए, ये भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए एंड एग्जॉस्टिव भी हो गए। अगेन वही बात, मैंने ये आंसर दिया, कोई दूसरा कुछ और भी हो सकता है, तीसरा कुछ और भी हो सकता है। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए इसी केस के अंदर अगर कोई और बात जवाब करें तो इस तरह से जवाब दे दे, लोग एक तरफ इसको कर दे, एक तरफ इसको कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हेड। आ रही बात समझे, नो हेड ये लीजिए सर, आ रही बात समझे। तो नो हेड ये हो गया और एटलीस्ट 1 हेड ये हो गया, फिर से सारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कोई कॉमन नहीं है, लेकिन सारा सैंपल स्पेस स्कोर हो गया। तो समझने के लिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सर 2 इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट एग्जॉस्टिव, कॉमन होना चाहिए, तो ये लीजिए सर। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ, ये इसमें कर दिया, अरे उसमें, और ये इसमें कर दिया, लो कॉमन आ गया सर। तो अगर पहले वाले के अंदर देख रहा हूँ सर तो एटलीस्ट 1 हेड, एक ए में क्या बोल रहा हूँ सर, एटलीस्ट 1 हेड, ये एक जितना। अब बी में सर ये है एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, ये सब हो गया। ठीक है जी, तो पूरा सैंपल स्पेस भी कवर हो गया। आप समझ रहे हो इसके अंदर, तो इस तरीके से बनाने में आप देखिए सैंपल स्पेस इस तरह से बनाने में कितना काम आसान हो रहा है हमारा। अगला का 3 इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट एग्जॉस्टिव। अब उसने क्या दिया सर, 3 इवेंट्स होनी चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी कॉमन होना चाहिए और एग्जॉस्टिव। चलिए जी,
अब मैंने क्या दिया सर, 1 मिनट के लिए पहले ये वाला कर दिया सर मैंने। तो मैंने बोला एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है जी, ये ए हो गया सर। दूसरा बोल दिया मैंने 1 हेड एंड 2 हेड, 1 हेड, ठीक है जी, एंड 2 हेड्स, ठीक है जी। एक हेड और लिखो ना, एंड लिख दिया, 1 हेड या 2 हेड, ठीक हो गया, 2 हेड्स। चलिए जी, ठीक। अब सी, ये मैंने ये वाला करा, ये वाला केस ये ठीक हो गया। अगले में मैंने कर दिया सर ये, ठीक है जी, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। तो अब आप देखिए सर, सारा सैंपल स्पेस कवर हो रहा है, आपस में कॉमन भी आ रहा है, अरे बात समझ रहे, ठीक है जी। यानी सारी कहानियां जो मांग रहा है वो सब हो रही है। तो यानी 3 इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट एग्जॉस्टिव, सारा सैंपल स्पेस कवर हो गया। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, नो नो हेड, यानी 3 टेल्स। सर हो गया सर, कोई कॉमन नहीं है, 4 केस हो गए अलग अलग, और यहाँ पे पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया। आया तरीका समझ में? अब सर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। नाउ अब आप जो भी एनसीईआरटी की बेस पे क्वेश्चंस है, अब मेरे अकॉर्डिंग सर जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है जी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे पास ले आइए, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, अब मेरे पास आंसर्ड में क्वेश्चन नंबर 76 डाउट्स में आया है। क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा समझते हैं। यहाँ पे उसने कहा सर, द ओड्स अगेंस्ट द हस्बैंड हु इज 45 ईयर्स, भाई 45 साल का है सर, और वो 70 साल तक, 70 ईयर्स तक जिएगा, उसकी जो संभावना है ओड्स अगेंस्ट में 7:5। तो इसका मतलब जो फेवर में है, फेवर में कि हस्बैंड जिएगा, ठीक है जी, तो वो पीछे वाला है 5, टोटल कितना होगा 12, यानी 5/12। प्रोबेबिलिटी कि हस्बैंड नहीं जिएगा 7/12, ठीक हो गया सर, ये तो कहेगा। फिर अब ध्यान करना, 45 से 70 के बीच में 36 ईयर आते हैं, कितने साल होते हैं, 36 साल। फिर उसने कहा एंड द ओड अगेंस्ट हिज वाइफ, वाइफ की बात आई जो नाउ 36 ईयर की है, और आपका 61 नहीं, 15 का गैप था, कितना गैप था ये, 25 का, 25 का गैप था। तो यहाँ पर भी देखिए सर, आप कितना गैप है, 25 का गैप है, आ रही है सुनने। तो अब उसने कहा वाइफ की, कि वाइफ जिएगी या वाइफ मर जाएगी। तो उसने कहा 5:3, तो अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट पहले, यानी मर जाएगी 5/8, 5/12, 11, हाँ ठीक है, पता 8 8, और ये वाली 3/8। बोलिए सर, आ रहा है सुनने, ये क्लियर है? अब पढ़ते हैं आगे सर। द कपल विल बी अलाइव 25 ईयर्स है, कपल 25, जो कपल है वो 25 साल तक जिंदा रहेगा, तो यानी हस्बैंड वाइफ दोनों जिएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हस्बैंड इंटरसेक्शन वाइफ, ठीक है जी। 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा सर ये चैप्टर, बहुत डिटेल में। अभी आप ये समझिए कि दोनों इंडिपेंडेंट है, जरा उसको, भावनाओं को जरा छोड़ दो 1 मिनट के लिए, कि भावना इमोशनली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो इसलिए मर जाए, वो पॉइंट जहाँ पे मैथमेटिकली नहीं लगा रहे हम, आप मेरी बात को समझ रहे हो सर, ठीक है जी। तो हमने कहा हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जिंदा रहे, तो इसका मतलब वो भी जिंदा रहे 5/12 इंटू वो भी जिंदा रहे 7/12। और ये मेरी बात सुनने, दोनों जिंदा रहे, यानी हस्बैंड और वाइफ, नहीं गलत लिख गया, 3/8 है, 3/8, ऊपर का दिख गया मैं गलती से, दोनों जिंदा रहे 5/12 एंड 3/8, ठीक हो गया सर। देखिए सर कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है सर, ये 4 से कट रहा है, ठीक है जी। कितना हो गया, 5/32 आया समझ में। फिर अगले में वो उसने कहा हमारे से एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल अलाइव, एक ही जिए उनमें से। तो इसका मतलब भाई हस्बैंड जिए तो वाइफ मर जाए, या वाइफ जिए तो हस्बैंड मर जाए, समझ आ रही मेरी बात? तो अब हस्बैंड यहाँ पे जिंदा रहे 5/12, वाइफ यहाँ मर जाए 5/8, प्लस यूनियन है, वाइफ जिंदा रहे 3/8, हस्बैंड मर जाए 7/12। ऐसे में काटापीटी मत करा करिए, क्योंकि दोनों में 96 कैल्शियम है ना, काटापीटी और टाइम बेकार में फालतू लगाएगा। 25, 25 + 21 46,
46। आप रिड्यूस हो रहा तो कर दीजिए सर, ठीक है जी। 23/48 ठीक हो गया। चलिए जी, अब थर्ड में कह रहा है सर दोनों में से कोई ना जिंदा रहे सर, तो इसका मतलब हस्बैंड भी मर जाए और वाइफ भी मर जाए। हस्बैंड मर जाए सर 7/12, वाइफ एक्सपायर हो जाए 5/8, ठीक है सर, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, 35/96। अब लास्ट, दोनों में से कम एक जिंदा रहे सर, दोनों चॉइस ही चॉइस सर आपके पास, एटलीस्ट वन ऑफ देम। वो क्या होता है, हस्बैंड यूनियन वाइफ प्रोबेबिलिटी, हस्बैंड वाइफ माइनस हस्बैंड इंटरसेक्शन वाइफ। सर हस्बैंड 5/12, वाइफ 3/, हस्बैंड इंटरसेक्शन वाइफ निकाला है सर हमने से 5/32। सॉल्व करिए, निकाल के बताइए क्या रहा है, ठीक है जी। तो एच यूनियन डब्ल्यू लगा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अलाइव। अब सर ऐसे कर दिया, आंसर आ गया 61/96। अब सिर्फ कहानी ये है कि किसी चीज को हम किस प्रकार से ले रहे हैं सर। अब हमने कहा जी एटलीस्ट दोनों में से एक जी, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हस्बैंड जिए वाइफ मर जाए, वाइफ जिए हस्बैंड मर जाए, या दोनों जी हस्बैंड इंटरसेक्शन वाइफ। बात सुन आ रही है। अब देखिए मजे वाली बात, दोनों निकाल चुके हैं सर, एटलीस्ट ये निकाल चुके हैं सर। ये से कितना है, 23/48, 23/48, दोनों जिंदा रहे सर, ये वाला 5/32, ठीक है जी। लीजिए एल्सियम निकालिए, हुआ सर, लिया एल्सियम आ गया सही। कंप्लीट हमारी चॉइस है, सिर्फ हमें कंसेप्ट समझने के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं सर। अब अगला जो हम पढ़ रहे हैं सर, एक्सोमेटिक और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी ने तो सिर्फ हमें एक बात सिखाई सर। अब वो क्या सिखाई हमें, हमें सिखाई सर कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। ये हमें ट्रेडिशनल अप्रोच ने सिखाया। मैं बहुत बड़ी सॉरी बोल रहा हूँ सर इस बात के लिए। अगर हम 10th क्लास के टीचर तक किसी के लिए बात करें और बाई चांस उसको आगे का ज्ञान ना हो, तो वो यही कहेगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऑलवेज ये है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। आप देखिए अभी मैं आपको आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा और आप ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। आ रही है मेरी बात सुनने? तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो हमने पढ़ा फेवरेबल अपॉन टोटल, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। अभी आप मेरे सामने 11th में बैठे हो, तो आप ये ध्यान करिए 10th में तो यही चला है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल, खत्म, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा ना। तो अब बहुत कुछ आप नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मॉडर्न थ्योरी। तो देखिए ये पहली चीज, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो और ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकती। मैंने कहा कि क्या संभावना लग रही है बाहर देखते में कि बारिश भी आ जाएगी, तो हम ये तो कह सकते हैं सर कोई संभावना लग रही है जीरो, या कहेंगे सर पूरी संभावना लग रही है 100%, यानी कि 1। आप ये तो नहीं कह सकते सर -10 लग रहा है, अरे -10 क्या होता है, या तो होगा या नहीं होगा। तो अगर नहीं हो रहा जीरो, हो रहा है 100% लग रहा है आपको होगा तो 1। तो इसका मतलब कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नजर आ रही देखने को नहीं मिलती। हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको सैंपल स्पेस, कोई भी इवेंट है आपका वो सैंपल स्पेस के बराबर या छोटा होगा तो सेट होगा, ये तो पता ही हमें। तो जो सैंपल स्पेस है वो एक वाइडर टर्म है, तो कोई भी इवेंट है वो सैंपल स्पेस पूरा हो सकता है या उसका एक पार्ट हो सकता है। चलिए जी आगे, रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो जो रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के उसमें रहेगी सर, फ्रॉम 0 to 1, यानी प्रोबेबिलिटी कोई भी 0 या 1, इसके इन बिटवीन या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, रेंज यही रहेगी। सम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर आप किसी चीज के सारे एस्पेक्ट अगर देखते हो और उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करते हो तो 1 होगी। जैसे जैसे मैंने अभी कहा आपने एक पॉइंट को 3 बार थ्रो किया सर, और मैंने ऐसे कर करके ये सैंपल स्पेस बना दिया था, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। अब मान लो मैं ये कहूं कि इवेंट और ये उसकी प्रोबेबिलिटी, तो मैंने कहा इवेंट में मान लो मैंने कहा सर 3 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी, आप इन सारी प्रोबेबिलिटी को सम करोगे बनेगी तो सारा समझे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं ना। भाई आपके लो 3 हेड है, 2 हेड है, 1 हेड है, 9 हेड है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। जब टोटल हो गया, जब टोटल की प्रोबेबिलिटी करोगे तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और ये बहुत काम आएगी सर।
ठीक है जी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस है, तो अब यहाँ पे सैंपल स्पेस की कहानी क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे होगे सैंपल स्पेस की, तो हमारा कहानी क्या है, अगर मोटे तौर पे देखें फेवरेबल अपन टोटल जो हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये हो गई एनएस अपॉन में एनएस, कितना होगा सर 1, यानी सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बड़े काम आएंगी आगे, ध्यान रखने वाली बातें। फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो उनमें कॉमन तो कोई आना नहीं है, तो जितने भी आप यूनियन लोगे वो सीधे सीधे प्लस होते चले जाएंगे सर, क्योंकि जो माइनस वाला कंसेप्ट है, जैसे आप लेते थे ए यूनियन बी, तो आप कहते थे पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो कॉमन तो कोई है ही नहीं, तो जितने इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबको धड़ल्ले से प्लस करते चले जाएंगे। ठीक हो गया। अगला सर, फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, देखो सर अब जो आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से वो आ गया सर यहाँ पे, कि अगर आप पूछ रहे हो कोई सीक्वेंस इंडिपेंडेंट इवेंट है A1 A2 A3, तो सर अगर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो धड़ल्ले से सर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो अब यहां से हमारी प्रोबेबिलिटी शुरू हो रही है सर। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी सर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि अब उसने कहा एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक सर, पूरे 52 कार्ड की डेक है और उसमें से आप एक कार्ड निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किंग, समझ आ रही बात। तो सर किंग कितने होते हैं 4, तो अब हमने कहा सर प्रोबेबिलिटी जो हमारे को एक किंग की कही गई है, तो दैट विल बी फेवरेबल 4C1, जो 4 किंग में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है, अपॉन नीचे 52 कार्ड हैं, 52 में से कोई भी एक कार्ड। ठीक है जी। तो आपको हमें ध्यान होना चाहिए NC1, NC1 ऑलवेज इक्वल्स टू n, तो 4/52 यानी 1/30। तो होता क्या था, 10th क्लास में आपको अधूरा ज्ञान दिया जाता था और आपसे ये कहा जाता था देखो बेटा 4 कार्ड हैं, ठीक है जी, किंग के 4 हो गए बेटा, नीचे टोटल कितने 52 है बेटा, 52 आ गए, वो अधूरा सत्य है। सत्य ये है कि आप 4 में से कोई एक कार्ड निकाल रहे हैं और वो कोई भी हो सकता है, तो दैट्स 4C1, टोटल 52 है तो उनमें से कोई एक कार्ड निकालना है 52C1। क्यों, आपको कहोगे सर आया तो वही है, 10th के ज्ञान में जो अधूरा ज्ञान था उससे ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, लेकिन 11th में जब आप आगे जाएंगे तो आपके 10th की टेक्निक से वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, और जो अभी आ जाएंगे। ठीक है। चलिए, फिर कहता है एक डायमंड, तो जब एक डायमंड की बात कर रहे हैं सर हम यहाँ पे, तो डायमंड कितने 13C1 52C1। ठीक है, सॉल्व करते हैं सर। क्लब, तो जब एक क्लब कह रहा है, क्लब कितने होते हैं सर हमारे 13, तो यानी 13C1 और 52C1। सर हार्ट कितने हैं सर 13, तो यानी वही से 13C1 52C1। ठीक है जी। अब 26C1 52C1। ठीक है जी। नॉन स्पीड 39 39C1 52C1। स्पीड कितने होते हैं आपके 13 होते हैं, तो 52 में से 13 घटा दिए 39 बचे। चले जी आगे सर, अब उसने कहा 7 ऑफ 5 एक ही है सर। ठीक है जी। तो 1C1 52C1, तो इसके आगे सबके आगे प्रोबेबिलिटी जरूर लगा लेना सर। फेस कार्ड सर, किंग क्वीन जैक 3 है, 12 हो गए, 12C1 52C1। नॉन नंबर कार्ड किंग क्वीन जैक और एस 16 हो गए, 16C1 52C1। नॉन नंबर, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यानी नंबर किस पे लिखा होता है सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा होता है, तो इस पर कोई नंबर नहीं लिखा होता, किंग क्वीन जैक पे कोई नंबर नहीं लिखा होता। चलिए, ए ग्रीन कार्ड 0/52 0। ठीक है जी। अब किसी ने बाई चांस को 5 लिख दिया तो गया काम से, 5 सर सेट के लिए होता है, प्रोबेबिलिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होती है सर, ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0, क्योंकि कोई भी ग्रीन कार्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। अब ड्रामे मत कर देना कि जोकर वोकर उठा के ले आओ किसी का, नहीं सर। अब क्वीन ऑफ रेड कलर से 2 हैं, हार्ट की और डायमंड की 2, तो यानी कि 2C1 52C1 1/26। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए सर, अब इस क्वेश्चन को हम 10th क्लास की नॉलेज के बेस पे निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते। अब इसने कहा सर अब आप कितने कार्ड्स निकाल रहे हो सर, 2 कार्ड निकाल रहे हो 52 कार्ड्स में से। अब वो कहता है सर दोनों किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी सर 2 किंग सर 4 होते हैं, 4 में से कोई 2 किंग, टोटल में से सर कोई 2 किंग हो सके। अब बताओ 10th में कैसे सोल्व करोगे इस बात को। फिर उसने कहा सर एक डायमंड, एक डायमंड है सर, तो डायमंड कितने होता है 13, लेकिन सर कार्ड तो आपने 2 निकाले हैं, यानी एक डायमंड है एक कुछ और आ जाए, इसका मतलब कितना हो गया 39C1,
रूल्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दिस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब आपका दो इवेंट होना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और दोनों में से कोई एक इवेंट होना होता है तो क्या करते थे, प्लस। अब उसने कहा सर वन फेस कार्ड वन एस कार्ड, तो फेस कार्ड सर कितने 12, उनमें से कोई। एस कार्ड कितने सर 4, 4C1 अपॉन में 52C2। फिर उसने कहा टू रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने 26, 26C2, 52C2। ठीक है जी। अब उसने कहा सर टू फेस कार्ड, 12C2, 52C2। एक किंग एक क्वीन, किंग कितने होते हैं सर 4, क्वीन कितनी होती है 4, 52C2। हुआ सर, इधर क्लियर। अब ये मैंने आंसर निकाल दिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर ये पूरा सॉल्व करना है या नहीं करना है, इट्स डिपेंड अपॉन द मार्क्स। ये क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है। अब मान लीजिए एक मिनट के लिए सपोज करो सर ये पूरा क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है और क्वेश्चन आपको दिख रहा है आधे मार्क्स का है, सर आप इसको सोल्व करने बैठोगे पेपर छूट जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए ध्यान करके, मार्क्स को ध्यान करके आप क्वेश्चन पर टाइम लगाएंगे। आपके स्किल पे क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। अब ध्यान क्या है सर, 3 कार्ड्स निकाल दें, तो जरा ध्यान दीजिए सर। मेन गेम यहाँ पे 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं 52 कार्ड्स में से। आपसे ने कहा 2 किंग आए, तो 2 किंग को एक हो रहा है, तो 2 किंग, सर किंग कितने 4, 4 में से कोई एक। बच्चे कितने हैं 48, उनमें से कोई एक, 52C3। एक डायमंड है, डायमंड एक आ जाए, बचे 39, उनमें से कोई 2 आए, तभी तो सर टोटल 3 कार्ड निकलेंगे। ठीक, वन फेस कार्ड वन एस कार्ड, फेस कार्ड सर 12C1, एस कार्ड 4C1। अब इसके अलावा जो कार्ड बचे 36 बचे, 36C1। और उसने कहा 2 क्वीन, तो क्वीन 4 होती है 4C2, उसके अलावा कोई भी एक कार्ड आ जाए 52C3। ए रेड कार्ड 26 होते हैं, ठीक है जी, 26C1, 52C3। तो एक रेड है, उसके अलावा जो ब्लैक बचे उनमें से कोई 2 आता है। ठीक हो गया सर, चलिए जी। तब आपके स्क्रीन पर सर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है जी। अब ये जो है आप ये निकाल दोगे सर। अब ऐसे क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 करिए अटेम्प्ट। अब यहाँ पे सर कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति की प्लेयर, एक प्लेयर के पास 7 कार्ड उसके हाथ में है, ठीक है जी। अब उसने कहा सर यहाँ पे इस 7 कार्ड में से चारों किंग लेके कोई बैठा हुआ हो, तो होता है ना कोई गेम खेल रहे होते हैं, किंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बंदा उछल रहा होता है भैया चारों मेरे पास आ गए ऐसे। तो चारों किंग उसके पास आ गए, तो भैया कितना हो गया, 4 में से चारों किंग उसके पास आ गए, बचे 48। टोटल की जो कहानी है 7 कार्ड है, तो यानी कितने बचे यहाँ पे 3 कार्ड हो गए, ठीक है जी। टोटल कितने सर 52, तो 52 में से कितने निकाले सर 7, यानी दैट विल बी 52C7। ठीक हो गया सर। अब एग्जैक्टली 3 किंग, तो 4 में से कोई 3 किंग आ जाए, बचे 48, उनमें से कोई 4 आ जाए, 52C7। एटलीस्ट 3 किंग, तो यानी कि ये दोनों केस का सम, ये वाला प्लस तीसरे वाला। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। फिर उसने कहा एटमोस्ट 1 किंग, ज्यादा से ज्यादा एक किंग आए, जो दिमाग लगाना, ज्यादा से ज्यादा एक किंग आए। कितने कार्ड निकाले 7, तो ध्यान देना, मैंने कहा एक भी किंग ना आए, एक एक किंग आए, दोनों किंग आए, ऐसे करते करते सातों किंग आ, नहीं 4 से ऊपर आ नहीं सकते, 4 किंग आ जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी बनोगी सर, 4 से ऊपर किंग होते ही नहीं ना, तो 4 किंग आ जाए बनोगी। उसने कहा सर कितना, एटमोस्ट 1 किंग। तो अब आपकी चॉइस है सर, भाई या तो एटमोस्ट 1 किंग, P0 प्लस P1 निकाल लीजिए, ऐसे निकालोगे तो P2, P3 और P4, ऐसे कितने निकालने पड़ेंगे आपको, ये निकालने पड़ेंगे और 1 माइनस करना पड़ेगा। तो अब एक भी किंग ना आए, तो मैंने कहा जब एक भी किंग ना आए तो इसका मतलब क्या, बाकी सारे कार्ड दूसरे में से हैं, 48 में से 52C7। आप अगर आपका मन कर रहा हो भाई मतलब मैं 4C0 लिखूंगा तो आप लिख सकते हैं, 4 में से कोई किंग है वो नहीं होगा, ठीक है ना। फिर उसने कहा एक किंग, एक किंग, तो सर 4C1 बचे 48, उनमें से कोई 6, 52C7। दोनों को निकाल के दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। नाउ इससे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कोई कॉमन नहीं है, इसमें माइनस कुछ नहीं होगा। अब सर अगला क्वेश्चन दिख रहा है, नाउ अब आप ये कर सकते हो। यानी कुल मिला के बेसिस सारा करा दिया, कार्ड्स के बेसिस क्वेश्चन करा दिया, आपको अनसोल्व क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। आपको हेडिंग नजर आ जाएगी कॉइन एंड बैंड, ठीक है जी। तो इसके सैंपल स्पेस तो करा दिए, अभी प्रोबेबिलिटी करानी बाकी है।
तो कॉइन डाइस से पहले की जितनी भी कहानी है सोल्ड अनसोल्ड वो सारा अब आप कंप्लीट कर लीजिए। अब अगले कोर्स में, अगली क्लास में अच्छा खासा कोर्स सीखेगा।